हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 क्या कब कहाँ और कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर प्राचीन काल में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो चलिए देखते हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब जो फल वगैरह इकट्ठा करते हैं पेड़ों के आसपास जाके, थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फसलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेटक मतलब शिकार भी करते थे। तो प्राचीन काल के लोग जो है वो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। कहाँ रहते थे प्राचीन काल के लोग? नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। और ये उस टाइम में, जिस टाइम में नर्मदा नदी के तट पर रहते थे ना, तो ये संग्राहक थे। ये फल, पेड़ों पर से फल तोड़ के खा लिए, कुछ जो इन्हें मिल गया उससे ये अपना जीवन यापन करते थे। और जानवर को शिकारी भी थे ये लोग, और ये शिकार करके जानवरों को मार के भी खाया करते थे। तो सबसे पहले लोग प्राचीन काल में लोगों ने नर्मदा नदी के तट पर रहना आरंभ किया और शिकार और आखेटक मतलब फल वगैरह चुनकर खाना शुरू किया। ये हमें बस इतना बता रहा है यहाँ पर। ये दूसरा है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। चलिए देखते हैं सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर क्या हुआ था। तो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं। कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं। और लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुष ने यहाँ गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। गेहूं और जौ जैसी फसल 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में उपजाई गई थी। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखते हैं। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। और ये लोग गांव में रहते थे। सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों के लोग जो थे, सुलेमान और किरथर सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों के जो लोग थे, इन्होंने 8000 वर्ष पहले गेहूं और जौ को उपजाया। और ये लोग पशु पालते थे, जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल। पशुपालक भी थे जब ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में रहते थे। इससे पहले ये नर्मदा नदी घाटी की पहाड़ियों पर रहते थे। यहाँ ये पशुपालन नहीं करते थे। यहाँ ये पशुओं को, जो पशु जंगली मिल गए, उन्हें मार के खा लेते थे और आखेटक खाद्य संग्रह करते थे नर्मदा नदी के तट पर। लेकिन जैसे ये किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों पर आए तो इन्होंने सबसे पहले कृषि आरंभ की और 8000 वर्ष पूर्व और सबसे पहले जौ और गेहूं को उपजाना आरंभ किया। और इसके बाद इन्होंने जानवरों को पालना भी आरंभ किया और भेड़, बकरी और गाय, बैल को सबसे पहले इन्होंने पाला। और ये लोग उस टाइम में गांव में रह रहे हैं। अभी शहर का कहीं कोई अता पता नहीं है, सब लोग गांव में निवास कर रहे हैं। फिर इसके बाद आगे है गारो और विंध्य पहाड़ियां। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में भी कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। और वे स्थान विश्व के उत्तर में स्थित है। उत्तर पश्चिम में 8000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? गेहूं और जौ उपजाया गया था सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में, गेहूं, जौ। लेकिन उत्तर पूरब में गारो तथा विंध्य पहाड़ी वाले क्षेत्रों में भी कृषि का विकास हुआ, लेकिन यहाँ चावल उपजाया गया। सिंधु और इसकी सहायक नदियां। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फूले फले। मतलब पहले लोग गांव में रहते थे, लेकिन अब नगरों की शुरुआत होने लगी। कब हुई? 4700 वर्ष पूर्व। और कहाँ हुई? सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे। सबसे पहले नगर का विकास सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। गंगा और सोन। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। सबसे पहले नगरों का विकास, आरंभिक नगरों का विकास कहाँ हुआ? सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे। और कब हुआ? 4700 वर्ष पूर्व। लेकिन उसके बाद गंगा और उसकी सहायक सोन नदी। सोन नदी कहाँ है? गंगा नदी के दक्षिण में और गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा और उसकी सहायक नदी सोन नदी के तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। लेकिन कब? 2500 वर्ष पूर्व। 2500 वर्ष पूर्व। और सिंधु नदी के किनारों पे नगरों का विकास 4700 वर्ष पूर्व हुआ। लेकिन गंगा नदी के तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। पहले सिंधु घाटी सभ्यता में
नगरों का विकास हुआ, उसके बाद गंगा नदी के किनारे हुआ, पहले सिंधु घाटी सभ्यता के पास हुआ। आगे देखते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। गंगा के दक्षिण में कौन सी नदी थी? उसकी सहायक नदी सोन नदी। और इस नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है प्राचीन काल में उसे मगध कहते हैं, और मगध जो है अभी वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के दक्षिण में सोन नदी सहायक नदी है, और उसके आसपास का क्षेत्र जो है मगध के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यहाँ शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की थी। देश का प्रथम विशाल साम्राज्य मगध था, और यहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली थे। और ये कहाँ स्थापित हुआ था? मगध, गंगा नदी के दक्षिण में, सोन नदी के आसपास के इलाकों में मगध स्थापित हुआ था। आगे देखते हैं क्या है। यात्रा, आजीविका की तलाश में प्रदेशों का विस्तार या रोमांच क्या हुआ था? मतलब लोग यात्रा करना लोगों ने क्यों आरंभ किया था, इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए। कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो पहला पॉइंट देखते हैं। पहले लोग काम की तलाश से एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। मतलब जैसे शुरू में नर्मदा नदी के किनारे लोग रहे तो वो आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। तो अब आपने एक जगह पेड़ पौधों पे फल उगा, आप कौन से पेड़ हैं, कौन से फल उग रहे हैं, मान लीजिए कभी आम का सीजन होता है, कभी अमरूद का सीजन होता है, हर फल अलग अलग टाइम में उगते हैं। तो ये फल खा लिया, अब उधर का तो पेड़ खा लिया हमने, उधर के जानवर जो है उन्हें हमने मार के खा लिया, लेकिन अब दूसरी जगह हम जाएंगे तब ना हमें मिलेंगे। अब उस जगह पे तो कोई जानवर नहीं आएगा कि वहां पे लोग मार के खा जाते हैं। तो इसलिए प्राचीन काल के लोग जो थे यात्रा काम की तलाश में करते थे। ठीक है। और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, किसी स्थान पे कभी बारिश होती है, ज्यादा भूकंप आता है या ज्यादा तूफान आंधी आती है, तो जब ये प्राकृतिक आपदा किसी जगह पे आ गई, वो तबाह हो गए उधर के जंगल, तो इसलिए या सूखा पड़ गया, नदियों का पानी सूख गया, तो ये सब प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और काम की तलाश में, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। मतलब दूसरे क्षेत्रों पर सेनाएं विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसका मतलब है, ये आपको मगध के टाइम की बात बता रहे। जैसे मगध एक राज हुआ, तो अब अभी राज बोल रहे हैं, उस वक्त महाजनपद था। तो जैसे मगध है एक, ये मेरा घर है, लेकिन पहले तो हम लड़ाई करके जीतते थे ना, अभी तो ऐसा नहीं होता है। तो जैसे मेरा घर है, अब मुझे आपका घर भी अपना बनाना है, तो मैं आपसे युद्ध करूंगी और आपको हरा के फिर आपका घर अपना बना लूंगी। ऐसे ही तो वो लोग एक क्षेत्र में रहते थे, ये उनका है, और दूसरे क्षेत्र पर जाते थे, युद्ध करते थे और उसे अपना बना लेते थे। ठीक है। अगला देखते हैं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। इन्होंने व्यापार कब स्टार्ट किया होगा? जब ये नगरों में आए होंगे, खेती की होगी, पशुओं को पाला होगा। मतलब आप मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता में पशु भी पालते थे, खेती भी की थी, और पशु पाले हैं, खेती की है, तो उन अनाज जो उपजाए तो सारा हम थोड़ी ना खाएंगे। अब हमें दूसरी चीजों की भी जरूरत पड़ती है। कोई चावल उग जाता है, कोई गेहूं उग जाता है, तो कोई मसाले उग जाता है, कुछ तो व्यापारी लोग व्यापार करते थे। मैंने आपको चावल दे दिया, आपने मुझे मसाले दे दिए, मैंने किसी को मसाला दे दिया, उन्होंने मुझे सब्जी दे दी। तो व्यापार करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो इसमें कितने कारण बताए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए? शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहला कारण, जब शुरू में आखिर तक खाद्य संग्रह थे, तो फलों की तलाश में और जानवरों को मारने के लिए और आपदा, प्राकृतिक आपदाएं से जाते थे। उसके बाद जब महाजनपद काल में आए, मगध के टाइम में आए, तो उस टाइम में हम एक दूसरों की जमीन को हड़पने के लिए, उनके क्षेत्र को हड़पने के लिए, युद्ध करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। और तीसरी जगह कहाँ? जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में आए और नगरों का आरंभ हुआ, तो उस टाइम में हमने कृषि स्टार्ट की, पशुपालन स्टार्ट किया, नगर स्टार्ट किया, अपना घर, अस्थायी घर बना के हम रहने लग गए। तो हम एक जगह से दूसरे अपनी चीज़ों को बेचने या उनका आदान प्रदान करने के लिए व्यापारी बन के जाते थे। मेरे पास बहुत सारे जानवर है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने जाके उन्हें बेच दिया, उनका व्यापार कर लिया। मेरे पास बहुत सारी चावल है, धान है, गेहूँ है, तो मैंने इनका व्यापार कर लिया, इसलिए भी जाते थे। आगे देख लेते हैं। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाते थे। मतलब जो पहले के पढ़े लिखे लोग थे, धार्मिक लोग थे, अब हम गांव में आए तो जाहिर सी बात है पढ़ना लिखना आरंभ करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत। तो जिनके पास थोड़ी बहुत जानकारी थी, तो वो अपनी जानकारी दूसरे लोगों को देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कुछ लोग नए एवं रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता की
कुछ लोग नए एवं रोचक स्थानों की चाह में भी यात्रा करते थे। मतलब मैं बिहार से हूँ, मैंने बिहार देखा है, मैंने दिल्ली नहीं देखी तो मैं दिल्ली देखने चली जाती हूँ। अब आगरा का ताजमहल फेमस है, मैंने आगरा नहीं देखा तो मैं वो देखने चली जाती हूँ। अलग अलग जगह की, मेरे यहाँ जैसे जैसे उस टाइम में तो इतना विकास नहीं हुआ था, तो लोग कि हम जैसे जगह पे रहते हैं, क्या और लोग भी वैसी ही जगहों पे रहते हैं, जो हम खाते हैं वही सब खाते हैं, जैसी लैंग्वेज हम बोलते हैं वैसी ही लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये सब देखने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इन सभी यात्रियों के लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिलता था, और इन सभी घटनाओं से लोग एक दूसरे के विचार को जानते थे। मतलब किसी बता देते हैं अभी हम आपको, जैसे आप किसी जगह पे, हम बिहार में आए तो बिहार में अलग परंपरा है, लेकिन आप बंगाल जाइएगा तो वहाँ अलग परंपरा है। हमारे भी जैसे बिहार में लोग कहते हैं कि यहाँ लिट्टी चोखा ज़्यादा चलता है, यहाँ खाना बदल गया, लेकिन बंगाल में लोग कहते हैं कि मछली ज़्यादा चलती है, तो वहाँ का खाना अलग बदल गया। आप साउथ इंडिया में जाइएगा तो वहाँ के लोग इडली डोसा ये सब वहाँ का अलग बदल गया। अगर आप दूसरे देश जाते हैं, मतलब चाइना जाते हैं, तो वहाँ अलग ही आपको फूड मिलता है। तो ऐसे लोगों को फूड कम खाने का आदान प्रदान होता था, लैंग्वेज का आदान प्रदान होता है। हम अलग, बिहार लोग बिहारी, बंगाल के लोग बंगाली, उड़ीसा के लोग उड़िया, मराठा लोग जो है मलयालम, ऐसे अलग अलग लैंग्वेज सब लोग बोलते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज का भी आदान प्रदान होता है एक जगह से दूसरी। इन सब रीजनों से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब देखते हैं हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। वैसे हमारे देश के बहुत सारे नाम है, भारत है, इंडिया है, आर्यवर्त है, तो ये सब कैसे पड़ा, जम्बूद्वीप, बहुत सारे नाम है। देखते हैं। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया कहाँ से निकला है? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंडिया शब्द निकला कहाँ से? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। इंडिया को संस्कृत में सिंधु कहते हैं, याद रखिएगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोज कहा, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का। अभी मैं समझा देती हूँ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व याद करिए, जब गंगा नदी और उसकी सहायक, दक्षिण में जो सहायक नदी सोन नदी के किनारे मगध का विस्तार हुआ था, नगर का विस्तार हुआ था। ये दूसरे नंबर का नगर है। उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में आरंभिक नगरों का विकास हो चुका था 4700 वर्ष पूर्व। तो उस टाइम के लोग उत्तर पश्चिम की ओर से ईरानी और यूनानी लोग आए थे। ईरानियों ने सिंधु को हिंदोज कहा था और यूनानियों ने सिंधु को इंदोस कहा था। ईरानियों ने हिंदोस कहा था और ईरानियों ने हिंदोस और यूनानियों ने इंदोस कहा था। ईरानी ने हिंदोस कहा था और यूनानी ने इंदोस कहा था। और इस नदी के पूर्व में जो थे ना सिंधु, ये इस नदी के पूर्व में स्थित जो है भूमि, उसको इंडस कहा था। नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि थी उसे इंडस कहा था, और इसी इंडस से हमारे भारत का नाम इंडिया पड़ गया। एक चीज याद रखिए, ईरानियों ने हिंदोस कहा था, ईरानियों ने हिंदोस कहा था और यूनानियों ने इंडस कहा था, इंडस, और इस इंडस से इंडिया निकला 2500 वर्ष पूर्व। अब देखते हैं कि भारत नाम कैसे पड़ा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, भारत नाम का प्रयोग। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 2500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में मिलता है, और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक लोगों के कबीले के लिए किया जाता था, भरत नाम का प्रयोग। और ये जानकारी हमें किससे मिलती है? ऋग्वेद से, जो 3500 वर्ष पुरानी है। ऋग्वेद की एक कीर्ति में मिलता है हमें भरत नाम का प्रयोग, और बाद में इस भरत से भारत देश बन गया, भारत नाम पड़ गया। चलिए आगे देखते हैं। अतीत की जानकारी के लिए स्रोत। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। पांडुलिपि, अभिलेख, लिखित स्रोत और पुरातात्विक साक्ष्य। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पांडुलिपि क्या है, अभिलेख क्या है, लिखित स्रोत या पुरातात्विक शास्त्र ये सब क्या है, क्योंकि 6th क्लास में है, अब 5th क्लास में तो ये सब सुना नहीं होगा उतना। देखते हैं क्या है पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या है? ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। हाथ से लिखी हुई, जो हाथ से हम लिख रहे हैं उसे पांडुलिपि कहा जाता है। जैसे कॉपी पे हाथ से लिखते हैं ना पांडुलिपि, लेकिन रुकिए, कॉपी पे लिखने पर नहीं होगा पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं।
मैन्यूस्क्रिप्ट, और ये लैटिन शब्द मेनू से निकला, और मेनू का मतलब है हाथ से, मतलब हाथ से लिखना। हम भी हाथ से लिखते हैं, आप भी लिखते हैं, आगे देखते हैं, लेकिन लिखना कहाँ पे है। पांडुलिपियां प्राय तार पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पे लिखी जाती थी या मिलती थी। पांडुलिपि हाथ से लिखी जाती है, लेकिन कहाँ लिखी जाती है? हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल पे से तैयार विशेष भोजपत्र पे लिखी जाती है। भोजपत्र पे लिखी जाती है, और ये भोजपत्र कैसे बनता है? हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से। ठीक है, पांडुलिपि। अभिलेख, अभिलेख देख लेते हैं किसे कहते हैं। पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं अभिलेख, और इन पर शासकों के आदेश, प्रशंसा, वंशावली एवं कार्यों का विवरण मिलता है। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, और इन पर शासकों के आदेश, प्रशंसा और वंशावली का कार्य मिलता है। अब इसे समझा देती हूँ। पहले पुराने जमाने में राजा रानी या कोई विदेशी यात्री आ जाता था, तो ये राजा या रानी या कोई व्यापारी या अन्य लोगों भी के लिए भी लिखवाते थे, लेकिन ज़्यादा राजा रानियों के लिए लिखा जाता था। तो ऐसे धातु, पत्थर, धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह जो होती है, जैसे पत्थर, धातु जैसी कठोर सतह, लोहा, ऐसी चीज़ों पर जो है ये हाथ, कठोर सतह पर ये अपने बारे में लिखवा देते थे, हाथ से लिखवाते थे, और इसे कहीं लगा दिया या कहीं मंदिर के आगे, घर के आगे कहीं लगवा दिया, ताकि बाद में जब हम नहीं रहेंगे तो लोग उसे पढ़े और हमारे बारे में जाने और सीखे हमसे कुछ। ऐसा इस चीज़ के लिए बनाया गया था अभिलेख। लिखित श्लोक, महाकाव्य, कविता तथा नाटक इत्यादि इनमें कई सांस्कृतिक प्राकृतिक तमिल में लिखी मिलती है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। लिखित स्रोतों में जो है महाकाव्य, कविताएं और नाटक इत्यादि मिलता है। इनमें संस्कृति, प्राकृतिक और तमिल में लिखी जाती है, और प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। पुरातत्व के पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्तियों के अवशेष आदि, इनमें औजार, बर्तन, हथियार, आभूषण, मोहरेब आदि। इसके अलावा जानवर, चिड़ियाओं या मछलियों की अस्थियां आदि भी प्राप्त हुई है। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं? पुराने टाइम में, जैसे भी मेरा घर है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, हाँ, लेकिन मान लीजिए कभी कुछ हो गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया, टूट गया, इधर से उधर हो गई, और यही चीज़ें लोगों को 200-300 साल पहले मिली। इसमें से टेबल मिल गया, टीवी के कुछ साक्ष्य मिल गए, टेबल की लकड़ी के साक्ष्य मिल गए, तो लोगों ने इससे पता लगा लिया कि हाँ उस टाइम में टीवी था। फ़ोन का साक्ष्य मिल गया, तो हाँ उस टाइम में भी फ़ोन था। तो ऐसे कुछ, जैसे कि अभी जो है ये चीज़ हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं, ये 200, 300, 400, 500 साल पहले बाद में लोगों को जो मिलेंगे ना, तो वो इन्हें पुरातात्विक साक्ष्य, जो पहले के लोग यूज़ कर रहे थे वो हमें मिट्टी के नीचे दबे हुए स्थान में मिले हैं, उन्हें हम पुरातात्विक। जैसे बर्तन, कौन से बर्तन लोग यूज़ करते थे, मिट्टी के करते थे, लोहे के करते थे, स्टील के करते थे, तांबे के करते थे, कैसे करते थे। ये हथियार, क्या किस टाइप के हथियार का यूज़ करते थे, आभूषण किस टाइप के गहने पहनते थे, कौन से डिज़ाइन के होते थे, सोने होते थे, चांदी होते थे, पीतल होते थे, तांबा होते थे, ये और मोहरेब आदि। और इसके अलावा यहाँ जानवर, चिड़िया और मछलियों की अस्थियां भी प्राप्त हुई है। इससे ये पता चलता है वो लोग जानवरों को पालते भी थे और शायद उन्हें खाते भी थे। अतीत एक यानी अतीत अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग मायने थे। अतीत जो होते हैं अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप में अधिकांश लोग आप भोजन मछलियाँ पकड़ रहे हैं तो शिकार करके फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करके इन्हें विपरीत शहरों में रहने लोग खाद्य अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं और इससे भेद अतीत के विद्यमान थे। चलो आपको समझा देते हैं। अलग अलग लोगों के समूह के लिए अतीत अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी पश्चिम बंगाल के लोग मछली ज़्यादा खाते हैं और हमारे बिहार में लिट्टी चोखा ज़्यादा चलता है। तो अभी हमारे यहाँ तो आपको क्या मिलेगा, मैदा आटा इसके साक्ष्य मिलेंगे, लेकिन वहाँ के लोगों को मछलियों की हड्डियों के साक्ष्य मिलेंगे। तो ये कहना चाहता है ये अलग अलग जगहों के अलग अलग अतीत होते हैं। अब यहाँ तिथियों का मतलब प्रमुख तिथियां देख लेते हैं। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व बने। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये सब मैंने आपको बताया। यहाँ तिथि के बारे में है। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। वर्ष की गणना जो है वो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह का जन्म जो है वो 0 पर, और अभी हम 0 से इधर आ रहे हैं तो अभी 2026 चल रहा है, तो 1 2 3, और अगर हम उधर जाएंगे तो 1 2 3 करके, लेकिन उधर घटते हुए क्रम में जाएंगे और हमारे इधर बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे। ठीक है।
अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के वर्ष से 2000 वर्ष के बाद है। ईसा मसीह का जन्म पूर्व की तिथियां ईसा पूर्व और ईसा पहले की तिथियां ईसा मानी जाती है। मतलब ईसा मसीह के पहले का जो कार्यकाल था, 0 से पहले का, उसे ईसा पूर्व कहता है। मतलब ईसा मसीह से पूर्व की तिथियां, और अभी जो है उसे ईस्वी कहा जाता है। यही बता रहा है, बस इतना ही था। अगले चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ मिस्टेक है तो प्लीज़ उसको भी बताइए, मैं चेंज करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।